दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले उन्हें ईडी वाले केस में पहले ही जमानत मिल गई थी। आज सीबीआई वाला केस था। दो तरह के केस हैं दिल्ली का जो कथित शराब घोटाला है। पहला मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें पीएमएलए एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस केस में उनको पहले ही जमानत मिल गई थी। और अब जो इस नीति को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ, इस मामले की जाँच सीबीआई कर रही थी, उस मामले में भी उनको जमानत मिल गई है। तो जब ये जमानत मिली और कोर्ट रूम में आज बहस हुई, तो उस दौरान क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीज़ें निकल कर आई, क्यों आखिर ऐसा कहा गया सीबीआई के लिए, ये क्यों कहा गया कि वो पिंजरे में तोता है, उसको इस तरीके से संबोधित किया गया। इसके अलावा क्यों दो जजेस की राय सीबीआई ने जो अरेस्टिंग की थी, केजरीवाल की गिरफ्तारी जो हुई थी, उस पर क्यों दोनों जज जो हैं वो एक राय नहीं हुए। इसके अलावा क्यों इसमें फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर का जिक्र आया, जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी का जिक्र आया। ये तमाम कोर्ट रूम में क्या क्या बातें हुई वो हमारी साथी रक्षा में बताएंगी। रक्षा एक एक करके हमारे दर्शकों को समझाएगी क्या क्या हुआ। देखिए, जब आज ये मामला कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो दो जजेस की बेंच ने सुनवाई करी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच थी। तो जब मामला शुरू हुआ तो 3 सवाल थे जस्टिस के सामने। पहला सवाल ये था कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसमें क्या इलीगैलिटीज़ है, क्या चीज़ें हैं जो लीगल नहीं हैं। दूसरा सवाल जो जस्टिस के सामने था वो ये था कि क्या अरविंद केजरीवाल को बेल अलाउ करनी चाहिए, इसके लिए क्या क्या पॉइंटर्स हैं, ये सवाल था उनके सामने। तीसरा सवाल ये था कि क्या इस मामले में चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ताकि मतलब चार्जशीट दाखिल करने के बाद ये मामला वापस से ट्रायल कोर्ट में भेजना चाहिए या नहीं। इन 3 सवालों को लेकर सुनवाई शुरू हुई। तो सुनवाई में सबसे जो अलग बात कहें वो ये लगी कि जो दोनों जस्टिस थे उनके बीच में समानता नहीं देखने को मिली। मतलब उनके दोनों के ओपिनियंस, दोनों के फैसले भी अलग अलग रहे। किस पॉइंट को लेकर अलग अलग रहे? जैसे 2 चीज़ें, एक ज़मानत की बात है और दूसरी गिरफ्तारी की बात है। तो ज़मानत की बात पर तो जाहिर सी बात है, जब केजरीवाल को ज़मानत मिल गई तो दोनों जस्टिस का फैसला एक मत था। जो दूसरी चीज़ थी वो थी कि जो सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी करी उस पर जस्टिस सूर्यकांत के 2 पॉइंटर्स थे। हम आपको पॉइंटर्स में बता देते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही हिरासत में, जैसे कि मैं बताया कि अरविंद केजरीवाल ईडी मामले में पहले से ही हिरासत में थे, तो उनको जांच के सिलसिले में दोबारा अरेस्ट करना सही है। मतलब अरेस्ट किया जा सकता है अगर सीबीआई को उनकी किसी मामले में जांच करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई ने उन्हें मतलब वो पॉइंटर्स बताए कि क्यों उनको अरेस्ट करना दोबारा ज़रूरी है, क्यों उस मामले की जांच होना ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट जस्टिस सूर्यकांत का था वो ये था कि याचिकाकर्ता यानी कि जो अरविंद केजरीवाल है उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है बेसिकली, क्योंकि सीबीआई को बेसिकली चैलेंज किया था आम आदमी पार्टी की ओर से कि उन्होंने कहा था कि सीबीआई ने जिस तरीके से गिरफ्तारी की उसे अवैध बताया था, उसी को हाँ। तो इस पर मतलब जैसे सूर्यकांत का कहना था कि अवैध नहीं है, मतलब पूरे नियमों के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है और उन्हें सीबीआई को इसकी जांच करने की ज़रूरत थी, इसीलिए इस केस में उनकी अरेस्टिंग हुई है। इस पर जो जस्टिस उज्जवल भुइयां हैं उनकी राय थी वो थोड़ी सी अलग थी। उनका कहना था कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल का ये मामला करीब 22 महीनों से चल रहा है, तो तब सीबीआई को क्या होश नहीं था कि मतलब कि आपको अरेस्ट करना है अरविंद केजरीवाल को। सडनली जिस दिन ईडी मामले में उनकी मतलब बेल हुई उस दिन आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप मतलब सीबीआई को रियलाइज़ हो कि उनको अरेस्ट करने की ज़रूरत है। तो मतलब जस्टिस भुइयां का कहना था कि मतलब जिस तरीके से सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है वो सीबीआई के काम करने के तरीके पे कई सवाल खड़े करती है। इसमें जैसे कि आपने इंटरव्यू में भी बोला था कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता, पहले भी हम कई मामलों में सुन चुके हैं कि विपक्ष कुछ सालों पहले भी आरोप लगा चुका है, सीबीआई केज्ड पैरट बोल चुका है। तो घोटाले में आई थिंक 2011 में जब सुनवाई हुई तब इस तरीके का टिप्पणी हमें सुप्रीम कोर्ट से सुनने को मिली थी सीबीआई को लेकर। जी, तो अभी फिर से वही चीज़ आ रही है, लेकिन इस बार ये कोर्ट की तरफ से बोला गया है। कोर्ट में जस्टिस भुइयां ने बोला है कि किसी भी जांच एजेंसी को बेसिकली सीबीआई को कोर्ट करते हुए कि पिंजरे में बंद तोते की तरह काम नहीं करना चाहिए और सीबीआई को एक निष्पक्ष तौर पे काम करना चाहिए और हर प्रयास करना चाहिए कि गिरफ्तारी में अपनी मनमानी ना करे वो। इसके बाद जैसे जैसे मतलब सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ बात करते हुए मतलब वो 22 महीने का हवाला देते हुए कि तब क्यों नहीं अरेस्ट किया, पूरी सुनवाई आगे बढ़ती है। फिर जो जिक्र हमने किया था मोहम्मद जुबैर और अर्नब गोस्वामी का, उस केस का भी जिक्र हुआ कि मोहम्मद जुबैर की जब गिरफ्तारी हुई थी तो धार्मिक मामलों में मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हुई थी। तो उस पर भी मतलब जस्टिस का कहना था कि उस केस में उनको एक केस में जमानत मिली थी मोहम्मद जुबैर को और दूसरे केस में रिमांड पर भेज दिया गया था।
तो उस पर जस्टिस का कहना था कि ज़ुबैर मामले में भी और अर्नब मामले में भी उनकी निजी स्वतंत्रता का हवाला देते हुए उन दोनों को बेल दी गई थी। तो कानून को इस मामले में भी मतलब कानून का जो काम है वो बेसिकली ये है कि वो किसी को निशाना साध कर प्रताड़ित नहीं कर सकता। तो कानून को वो सारे पॉइंटर्स ध्यान में रखते हुए उस पर फैसला लेना चाहिए कि कोई भी अगर जो याचिकाकर्ता है जो इस मामले में अरविंद केजरीवाल थे कि वो अगर सहयोग कर रहे हैं, अगर आपने एक मामले में जैसे कोर्ट का कहना था कि एक मामले में उनको बेल मिल गई लेकिन उसके बाद भी अगर उन्होंने कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं बोली हैं तो टाल मटोल नहीं करनी चाहिए उनको फैसला देने में। कुल मिला के जो कानून को हथियार की तरह, टूल्स की तरह यूज़ करके किसी को जेल से बाहर नहीं निकलने देना, इस तरीके की टिप्पणी कुछ कोर्ट की ओर से की गई। जी, मतलब कोर्ट का ये कहना था कि ईडी मामले में जब जमानत हो गई है तो भी अरविंद केजरीवाल जब कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं या फिर मतलब सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कोर्ट को अपनी कार्रवाई करने में, तो फिर उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बेसिकली और उनको न्याय मिलना चाहिए। फिर जब ये सारी चीज़ें बातचीत हो जाती है तो हम आज 13 सितंबर है, करीब 10:45 पर ये फैसला आता है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी बेल मिल गई है। ये सारी चीज़ें होने के बाद एक और मामला है जब जहाँ पर दोनों जस्टिस के बीच में थोड़ी सी बात फंसती है, वो था कि जब बेल मिली तो 5 शर्तों के साथ मिली थी, जिसका जिक्र हमने सुबह भी न्यूज़ रूम में किया था। मैं फटाफट उनको दोबारा से बता देती हूँ। जो पहली शर्त थी वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि वो किसी भी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकेंगे। तीसरी शर्त ये थी कि वो केस से जुड़ा कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दे सकेंगे। चौथी शर्त थी कि जो जांच है उसमें बाधा डालने का प्रयास नहीं करेंगे या फिर इसको प्रभावित करने का या किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। और 5वीं शर्त ये थी कि ज़रूरत पड़ने पर वो ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएंगे और जाँच में सहयोग करेंगे। इस पर जो जस्टिस भुइयां का ओपिनियन अलग था, तो उन्होंने मतलब बोला कि मैं इस मामले को सपोर्ट नहीं करता कि केजरीवाल ऑफिस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मतलब प्रवेश ना करने पे या फाइलों में हस्ताक्षर ना करने का कोई मतलब न्याय के तौर पे नहीं मतलब टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मतलब इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस ये बताया कि वो पर्सनली इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये मामला सीबीआई मामले से अलग था क्योंकि ये ईडी से जुड़ा मामला था, इसलिए इस मामले में कोई टिप्पणी उनकी तरफ से नहीं की गई। और आखिर में वही हुआ कि केजरीवाल को इस मामले में बेल मिल गई। अब हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दीजिए, ये मामला कब से चल रहा है, पहली बार अरेस्टिंग कब हुई थी और ईडी वाले केस में कब जमानत मिली थी? फटाफट से कुछ पॉइंटर्स में बता देते हैं। जैसे अगस्त 2022 में पहली बार सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किया था कथित शराब नीति घोटाले में। अक्टूबर 2022 से लेकर मार्च 2022 तक केजरीवाल को 9 बार समन भेजा गया था। अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक केजरीवाल को 9 बार समन भेजा गया था। फिर 21 मार्च 2024 में ईडी ने पहली बार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करी। फिर लोकसभा चुनाव थे तो 10 मई से लेकर 1 जून तक उन्होंने बेल की अपील करी, जिसमें उनको चुनाव के दौर में बाहर आने अंतरिम जमानत मिली थी, जिसके बाद 2 जून को उन्होंने वापस से सरेंडर कर दिया था। फिर उसके बाद 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में ये मामला चला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को जमानत दे दी ईडी मामले में। फिर 21 जून को वापस से ईडी ने इस मतलब राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में वापस से याचिका दायर कर दी। इसके 4 दिन बाद 25 जून को हाई कोर्ट ने मतलब जो केजरीवाल की ज़मानत थी उस पर रोक लगा दी थी। फिर उसी रात 25 जून की रात ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन की न्यायिक हिरासत की बात हुई थी उस दिन। उसके बाद 12 जुलाई 2024 में ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से, पर सीबीआई केस अभी भी लंबित था, उसमें वो चल रहा था, उस पर लगातार सुनवाई हुई। इस बीच और भी इस मामले में जुड़े और नेता थे, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे, के कविता थी, वो सब उनको भी जमानत मिली, वो बाहर आए। तो अब उसके बाद लगातार अभी हम देख रहे थे कि 5 सितंबर तक सुनवाई चल रही थी। 5 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद आज फैसला आता है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई कोर्ट में केस में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी गई। तो देखिए, ज़मानत जो होती है वो करीब 4 तरह की ज़मानत होती है। जो अंतरिम ज़मानत है जो केजरीवाल को पहले मिली थी, चुनाव प्रचार करने के लिए मिली थी, जो अंतरिम ज़मानत है वो कुछ एक लिमिटेड पीरियड के लिए मिलती है, उसके बाद आपको जाकर वापस से सरेंडर करना होता है कोर्ट में। एक ज़मानत जो इस बार अरविंद केजरीवाल को मिली है वो रेगुलर बेल है।
वो रेगुलर बेल है जब तक इस केस में फैसला नहीं सुनाया जाता। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको जो सज़ा होगी उसके बाद उनको फिर से जेल में जाना पड़ेगा, और अगर उन पर आरोप सिद्ध नहीं होता है तो चूंकि वो बाहर हैं और बाहर ही दोष मुक्त वो कहलाएंगे। इसके अलावा एक एंटीसिपेटरी बेल भी होती है जो गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी भी केस में लगाई जाती है कि ताकि उन्हें गिरफ्तार न किया जा सके, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल होती है। और एक थाने से जो ज़मानत मिलती है। तो इस तरीके से कुल मिला के 4 तरह की ज़मानत मिलती है। जो अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है वो रेगुलर बेल है। इसका मतलब ये है कि अब वो केस में फैसला सुनाए जाने तक बाहर रहेंगे। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूँ पहुँचाते रहेंगे। संवाद का सिलसिला चलता रहेगा। कैमरे के पीछे हमारे साथी मोहन है, मेरा नाम विकास वर्मा है, हमारे साथ हमारी साथी रक्षा थी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।